सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ अमित भारद्वाज और आज हम बात करते हैं एक बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. ओके, दिस टॉपिक बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स. ओके, so what type of questions can come from here we will see in this complete lecture. Okay, so it is crystal field theory. So मैं बात कर रहा हूँ एक नॉर्मल सा एग्जांपल में लेता हूँ. It belongs to coordination compounds. A normal example, like I am saying, I have FeCN6. Okay, so this is a coordination compound, complex compound. Yes. So अब इसके अंदर मेटल और लीगेंड के बीच में किस टाइप का बॉन्ड है, हमने इससे पहले पढ़ा है VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड वर्नर थ्योरी. ओके, सो इन थ्योरीज में हमने क्या ऑब्जर्व किया, हम क्या सोचते हैं अब तक कि मेटल और लीगेंड में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड वेयर लीगेंड इज डोनेटिंग इट्स लोन पेयर और इलेक्ट्रॉन पेयर टू द मेटल आयन. सो अब तक का हमारा ओपिनियन ये है, इवन चैप्टर का नाम भी है कोऑर्डिनेशन, दैट मीन्स बिटवीन मेटल आयन एंड लीगेंड हमारे पास है कोऑर्डिनेट बॉन्ड. बट भाई जब ये थ्योरी आती है तो इन सब पॉइंट से हमें हट के सोचना है, बिकॉज इस थ्योरी का टोटल डिफरेंट ओपिनियन है. ओके, सो क्या ओपिनियन है हम बात करते हैं. ओके, तो फर्स्ट पॉइंट आई विल से प्रोवाइड इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल. ओके, सो व्हाट दैट मीन्स, भाई कंप्लीटली डिफरेंट ओपिनियन है और इस थ्योरी का कहना है कि मेटल और लीगेंड में कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड या कोवलेंट बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे है सिर्फ आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड. ओके, सो वी कैन जस्ट सिंपली सी मेटल विल बिहेव एज सम cation and ligand will behave as some anion. Okay, so metal and ligand are just cation and anion and they will have a kind of ionic interactions, no covalent bond. Okay, so completely different opinion. अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं क्या क्या पॉइंट है इस थ्योरी के और कैसे क्वेश्चन आ सकता है in our NEET exam. Okay, 4 to 5 different type of questions can come from this. It is very much sure every year one question is coming from this theory. Okay, so first point was electrostatic model. Okay, now as I said, metal ion is behaving like cation, yes, because it have positive charge, and ligands can be neutral, yes, ligands can be neutral, anionic as well as cationic, but here you will see ligands behave as anion if it have negative charge, otherwise you can say behave as negative dipole, or we can say behave as point dipole. So अगर मैं मोटी मोटी बात करूं तो अनायन की तरह बिहेव करता है लिगेंड, कैटायन की तरह मेटल आयन, एंड दोनों में आयनिक इंटरेक्शन है, काइंड ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन, दैट्स इट. ओके, सो अगर हम बात करें मेटल आयन के बारे में, सो वी आर स्टार्टिंग विद मेटल आयन. यस, सो भाई नॉर्मल मेटल आयन है, अब तक लीगेंड की एंट्री नहीं हुई है. ओके, तो लीगेंड अब तक नहीं आया है, अकेला मेटल आयन है, फिलहाल रेस्ट में है. सो मेटल आयन में डी सबशेल है और डी सबशेल में है 5 ऑर्बिटल्स. ओके, तो नॉर्मल मेटल आयन वी हैव एंड इट कंटेन्स 5 d ऑर्बिटल्स. यस, आर यू गेटिंग द पॉइंट? So how many orbitals we have? 1, 2, 3, 4, 5. Sorry. So we have 5 orbitals. Tell me, अगर मैंने इन्हें ड्रॉ किया है एक साथ, that means इन सब का एनर्जी लेवल क्या है? सेम. एंड जब ऑर्बिटल्स का एनर्जी लेवल सेम है
तो what we call it? Degenerate orbitals. I'm asking you once again, what do you call it? Yes, it's degenerate orbital. Yes, beta. So we are calling these 5 orbitals are degenerate orbitals. Okay, beta. These are degenerate orbitals. So अब तक की बात है, without any ligand, we have metal ions and we have these 5 d orbitals having same energy and I am calling them degenerate orbitals. Okay. So अब बात करते हैं कि भाई 5 ऑर्बिटल हैं कौन कौन से. So normally we can say we have dxy, we have dyz, we have dxz, we have dx square y square and we have dz square. तो ये 5 ऑर्बिटल हैं. ओके. बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक हमें थोड़ा सा रिवाइज करने की नीड है फ्रॉम आवर चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर. ओके. सो इफ वी लुक एट दीज 5 ऑर्बिटल्स, ओके, so these 3 xy, yz and xz, these actually exist in between the axes. If you look beta, if you look carefully, look at this. I have these axes. Here we have, now this is dx square y square. Okay, so look at this carefully. Lobes of electrons are present on the axis. So dx square y square lie on the axis. Okay, it lie on the axis. Okay, what is the point? Now we are looking for dz square. Out of 5 I am drawing all of these. Now we have dz square. Okay, this is dz square. As you can see clearly, again lobes are mainly on the axis. dz square is along the z axis. Are you getting the point? Yes beta. So we can see lobes are on the axis in these 2 cases. So these 2 cases, x square y square and z square, these orbitals lie on the axis. Now remaining 3, like we have x and y, assume it's x and y axis. Here in dxy orbital, electrons are in between the axis or along the axis. Look at this. देखो ध्यान से इसको, कहाँ है इलेक्ट्रॉन? Along the axis or in between the axis? Yes, you can see electrons are 45 degree from x axis as well as 45 from the y axis. Okay, yes. So we can see lobes are in between the axis. Similarly, so this was dxy. Similarly, I am drawing dyz. If lobes are in between y and z axis, and now here lobes are in between x and z axis. Okay, we can take any axis as x, y, z. Okay, it is not important to say it is only x. Okay, we can take. So dxy, dyz, dxz. So 3 orbitals along the axis, 2 orbitals along the axis and 3 orbitals in between the axis. So it is the scenario when we have normal metal ion. Okay, now we are moving to our next point where ligands will approach and things will change. Okay, so go to the point. Again I am repeating, 5 orbitals. Out of those, 2 orbitals along the axis and 3 orbitals in between the axis. Okay beta, that's it. Now next point, what will happen when ligand will approach? Okay, so okay beta, next point, as we have seen up to now, d orbital are there, 5 d orbitals having same energy. Okay, we are calling that degenerate orbitals. Now ligands are approaching. Okay, ligands are approaching the metal ions. So ligands are approaching. बेटा अब अटैक होगा ligand का. Ligands are approaching the metal ion.
सो भाई कुछ ना कुछ चेंज तो आएगा, जो 5 डी ऑर्बिटल हैं कुछ ना कुछ चेंज तो होगा। ओके, जो डी ऑर्बिटल आएंगे, सॉरी जो लिगेंड अप्रोच करेंगे वो प्रोड्यूस करेंगे एक टाइप का फील्ड। अब ये फील्ड सिमेट्रिकल फील्ड भी हो सकता है और अनसिमेट्रिकल फील्ड भी। ओके, सो वी विल सी हाउ ऑर्बिटल्स विल स्प्लिट अप। ओके, so before that I'm just writing it here again. If ligands produce symmetrical field, भाई अगर किस्मत अच्छी है और लिगेंड प्रोड्यूस करें सिमेट्रिकल फील्ड, इफ लिगेंड्स प्रोड्यूस सिमेट्रिकल फील्ड, तो एनर्जी तो बढ़ेगी, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स विल इंक्रीज, but degeneracy will remain intact, will remain as it is. You will see, मेरे पास 5 ऑर्बिटल हैं इन नॉर्मल मेटल आयन, अटैक हुआ लिगेंड्स का, रिपल्शन होगा, फील्ड प्रोड्यूस होगा, एंड अगर ये फील्ड सिमेट्रिकल है तो एनर्जी बढ़ी। ओके, एनर्जी इज इंक्रीजिंग, but still these have same energy, so their degeneracy is still there. These are still degenerate orbitals. Okay, so this I will draw when there is a symmetrical ligand field. Okay beta, but as you know everything is not that easy, and always ligand produce unsymmetrical field, and that will cause the splitting of these d orbitals. ये एक जस्ट हाइपोथेटिकल सिचुएशन है और ऐसा कभी होगा नहीं, लाइफ इज नॉट दैट सिंपल ना, what we are expecting it never happens. So what will happen we will see in future. Okay, yes, so look at this, I'm writing here, but in general ligands produce unsymmetrical field. तो भाई अब क्या, ओके, तो भाई अब डेफिनेटली डीजेनरेसी होगी डिस्टर्ब। ये 5 ऑर्बिटल्स जो दिख रहे हैं जो सेम एनर्जी के साथ हैं, इन सब की एनर्जी सेम नहीं रहेगी, and then we call by degeneracy will get disturbed. I'm writing it here. In general ligands produce unsymmetrical field, so degeneracy of d orbitals will get disturbed. These are no longer degenerate orbitals. ओके, अब कैसे होगा ये डिपेंड करता है डिफरेंट काइंड ऑफ विच कॉम्प्लेक्स वी हैव। ओके, तो मैं पहले बात कर रहा हूँ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की। ओके, हाउ दीज ऑर्बिटल्स विल स्प्लिट, विच ऑर्बिटल विल फील मोर रिपल्शन, विच ऑर्बिटल विल फील लेस रिपल्शन, एंड हाउ स्प्लिटिंग विल टेक प्लेस। ओके बेटा, सो आई एम राइटिंग इट हेयर फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, very important. Every year one question in NEET exam, sure and sure, for octahedral complexes. ओके, जैसे कि बात की भाई ये है नॉर्मल मेटल आयन, बेटा क्या है ये, नॉर्मल मेटल आयन विद इट्स 5 d orbitals, एनर्जी क्या है सेम, degenerate 5 orbitals. Now if ligands approach and produce a symmetrical field, भाई अज्यूम करते हैं कि भाई ये 5 बच्चे हैं, here we are 5 children, और मामा आ रहे हैं। ओके, हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि भाई मामा आ रहे हैं और सबको मिलेगी चॉकलेट। ओके, एंड भाई मामा को पता है कि भाई सबको सेम नंबर ऑफ चॉकलेट देना ही एक
समझदारी का समझदारी रहेगी, बिकॉज अगर किसी को कम ज़्यादा चॉकलेट मिली तो घर में क्या, घर में तबाही। यस, सो नाउ hypothetical situation, mama is coming and every orbital will get same repulsion, that means same chocolate, so energy will increase. Now every child have same number of chocolates, energy will increase. Yes, so this was the hypothetical situation and I am calling it symmetrical situation, symmetrical ligand field. Yes, I'm repeating again. Normal children's without chocolate, the mama आए हैं, सबको मिली सेम चॉकलेट, सबकी एनर्जी क्या है, हाई, एनर्जी सबकी बढ़ गई है. ओके, इट इज अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, बट इन रियलिटी इंस्टेड ऑफ इट अ मामा, कौन आ रहा है? इंस्टेड ऑफ मामा असल में आ रहे हैं फूफा जी. एंड यू नो, फूफा जी थोड़े खतरनाक रहते ही हैं, हमेशा जब भी आए घर में तो लड़ाई तो बनती है. यस, सो इन दैट रियल सिचुएशन, ओके, इन दैट रियल सिचुएशन यू विल सी some of the orbitals will get more chocolates, more repulsion, and some of the orbitals will get less repulsion. Okay, so we will see some of the orbitals will be having more energy than expectation, and some of the orbitals will have less repulsion than expectation. So energy is lower than expectation in some orbitals and energy is higher than expectation in some orbitals. Getting the point? I'm saying it again. I will say, and the reason we will see. भाई असल रीजन क्या है? ये है 5 बच्चे, मामा आ रहे हैं, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, सिमेट्रिकल फील्ड, सबकी एनर्जी बढ़ी, बट एनर्जी क्या है? सेम. Real situation. What is the real situation? Some of these are getting more chocolates, more repulsion, so energy is higher than expectation. And some of these are getting less repulsion, less number of chocolates, so less energy. Okay? So अब बात करेंगे कि कौन है इन 5 में से किसकी एनर्जी ज़्यादा है एक्सपेक्टेशन से और किसकी एनर्जी है कम एक्सपेक्टेशन से. Okay? I'm saying it again once more. Symmetrical field, same energy level, degeneracy is still maintained. Unsymmetrical field, which is in general happens always, some orbitals have more repulsion, more energy, some orbitals less repulsion, less energy. Then expectation. This expectation level is known as barycenter. We are calling this expectation level barycenter. Yes, and now this energy gap between the lower orbitals and the upper orbitals, अब इसे क्या बोलें? जो ये गैप है इसे हम बोल रहे हैं डेल्टा नोट, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी गैप. ओके, unsymmetrical field, some orbitals have lower energy than expectation, some have high energy. The energy difference is CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी. अगर हम इसको एक रेफरेंस लेवल के तरीके से देखें तो ये जो ऑर्बिटल हैं वो इससे +3/5 डेल्टा नोट एनर्जी ज़्यादा रखते हैं, जबकि जो लोअर ऑर्बिटल्स हैं ये इससे 2/5 डेल्टा नोट ऑफ एनर्जी कम रखते हैं. ओके, एक्सपेक्टेशन लेवल less by -2/5 and more by +3/5. ओके, तो कैसे क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में बात करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रिपीटिंग अगेन, सिमेट्रिकल फील्ड degeneracy still maintain, unsymmetrical field splitting will happen. Expectation level barycenter, reference level 0 energy. Now these orbitals have higher than expectation, these orbitals have lower than expectation. Getting the point? Yes.
हाउ मच अबव, प्लस ऑफ 3/5, हाउ मच बिलो, माइनस ऑफ 2/5. ओके, ना देखते हैं क्वेश्चंस किस टाइप से आएगा. ओके, तो नाउ विल सी बेटा फर्दर. ओबाइटल्स यहाँ स्प्लिट हो गए हैं. दो टाइप के ओबाइटल हैं विच हैव मोर एनर्जी देन एक्सपेक्टेशन एंड विच हैव लेस एनर्जी देन एक्सपेक्टेशन. ओके, इनको ज़्यादा चॉकलेट मिली, ज़्यादा एनर्जी देन एक्सपेक्टेशन, लेस नंबर ऑफ चॉकलेट्स, लेस देन एक्सपेक्टेशन. अब ये जो ओबाइटल हैं ये हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर. ओके, और ये जो ओबाइटल हैं बेटा डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड. Can you see something common in these two orbitals and these three orbitals? Yes. मैंने अभी ड्रॉ किया कि 5 ऑर्बिटल में से ये 2 ऑर्बिटल अलोंग द एक्सिस हैं, जबकि ये 3 ऑर्बिटल हैं इन बिटवीन द एक्सिस. So in octahedral fill, I'm giving very important point here. Why this splitting occurs actually? Why these two are going up? Why these 3 are going down? We can't take just any orbital arbitrarily. Okay, so I'm writing the reason behind it. बेटा very important कि octahedral complex में, in octahedral complex, ligands will approach the metal ion. Ligands will approach along the axis. Yes बेटा. तो जो इन 5 में से जो ऑर्बिटल अलोंग द एक्सिस है उस पर रिपल्शन थोड़ा एक्स्ट्रा रहेगा, और जो ऑर्बिटल इन बिटवीन द एक्सिस है उस पर रिपल्शन एक्सपेक्टेशन से कम रहेगा. ओके, दैट्स व्हाई दीज टू ऑर्बिटल्स हैव मोर एनर्जी देन एक्सपेक्टेशन एंड दीज हैव लोअर देन दैट. वी कॉल इट ईजी ऑर्बिटल्स, evenly degenerate. These two collectively is known as EG orbitals, and these 3 are known as triply degenerate. We call it T2G. So EG and T2G. Okay, and why it is happening? I'm saying it again. Why these two orbitals have more energy than expectation? Because बेटा ये along the axis हैं, ligand भी along the axis आ रहा है, तो पहले टकराएगा, पहले रिपल्शन ज़्यादा रिपल्शन करेगा ना, लिगेंड ज़्यादा रिपल्शन करेगा, मोर रिपल्शन मोर एनर्जी, लेस रिपल्शन लेस एनर्जी. ओके, नाउ हाउ क्वेश्चंस विल कम. ओके, वी विल सी व्हाट इज CFSC and then we will move to the questions. Now as we have seen, we have delta naught, the energy gap between the upper orbitals and lower orbitals. What we call this delta naught is crystal filled splitting energy. Okay beta, it is crystal filled splitting energy, not stabilization. Okay, we will come to that. ये है crystal filled splitting energy. Okay बेटा, so भाई ये जो डिफरेंस आया ये डिपेंड किन फैक्टर्स पे करेगा. ओके, वी विल टॉक अबाउट दिस. सो दिस गैप इज नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी. ओके, एंड भाई विच फैक्टर्स मेनली इज गोइंग टू इफेक्ट दिस डेल्टा नोट. तो बेटा फर्स्ट इज नेचर ऑफ मेटल आयन. भाई मेटल आयन कौन सा है? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन. भाई ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है मेटल की? एंड थर्ड नेचर ऑफ लिगेंड. थर्ड इज नेचर ऑफ लिगेंड. सो इन तीनों के बारे में डिटेल में बात करेंगे. ओके, हाउ दीज 3 विल अफेक्ट द डेल्टा नोट. फॉर हेयर जस्ट फॉर नाउ एज वी डिड इन द वीबरी थ्योरी एज वेल, अगर हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, okay, so higher the strength of ligand, higher the delta note. okay बेटा, so भाई
जितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड लेंगे अपने कॉम्प्लेक्स में, ये जो एनर्जी गैप है ये उतना ही ज़्यादा होगा, ये एनर्जी गैप उतना ही क्या होगा, ज़्यादा। ओके, सो भाई अब मेन बात पे आते हैं जो हमारे क्वेश्चंस को इफेक्ट करती है कि भाई हमने लास्ट थ्योरी में भी पढ़ा कि भाई किसी केस में पेयरिंग हो रही है और किसी केस में पेयरिंग नहीं हो रही है। तो ये क्वेश्चंस कैसे इफेक्ट होते हैं इस डेल्टा नोट के गैप से, वी हैव टू सी दिस नाउ। ओके, सो आई एम टेकिंग केस 1, आई एम टेकिंग केस 1 एंड व्हाट विल हैपन हियर। ओके, सो भाई मैं एक नॉर्मल सा बात करता हूं, मेरे पास है एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स एंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ये है Eg एंड T2G एज वी जस्ट डिस्कस्ड हियर। ओके, ये जो गैप है जैसे हमने देखा अभी, ये गैप है डेल्टा नोट, इट इज द एनर्जी गैप बिटवीन दीज टू ऑर्बिटल्स एंड वन मोर एनर्जी is there is pairing energy. We have pairing energy. So we'll see how it will affect our questions. Okay. So भाई हमारा मेटल आयन है, इसमें अज्यूम कीजिए 3 इलेक्ट्रॉन है, हमारे मेटल आयन में है ओनली 3 इलेक्ट्रॉन। आई एम फिलिंग इट, इट्स 1, इट्स 2, इट्स 3। नाउ बेटा वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर हमारे मेटल आयन में हो 4 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन बेटा, यस 4 इलेक्ट्रॉन। तो भाई 4th इलेक्ट्रॉन के लिए बड़ी दिक्कत है। 4th इलेक्ट्रॉन यहां पे पेयरिंग भी कर सकता है और इससे ऊपर भी जा सकता है। वाई पेयरिंग विल टेक प्लेस एंड वाई पेयरिंग विल नॉट टेक प्लेस इन सम केसेस, this can be explained by only this theory, CFT theory. Yes, so we'll see beta what is going to happen here if delta naught is greater than pairing energy. अब 4th इलेक्ट्रॉन के पास 2 ऑप्शन हैं, अज्यूम कीजिए ये है हमारा 4th इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन या तो यहां करेगा पेयरिंग या फिर जाना चाहेगा अपर ऑर्बिटल में। तो हम जानते हैं कि जो भी काम इजी हो वही करना बेटर है हमारे लिए। सो देखिए डेल्टा नोट काफ़ी एनर्जी गैप है, पेयरिंग करना क्या है, आसान है, पेयरिंग करना क्या है, आसान। तो डेफिनेटली 4th इलेक्ट्रॉन विल एंटर हेयर एंड पेयर अप इंस्टेड ऑफ गोइंग अप। ओके बेटा, सो हेयर इन दिस थिंग विल हैपन मेनली इन विच केस, स्ट्रॉन्ग फील्ड ligand. So this thing happens mainly in case of strong field ligand. So beta pairing will take place when we have a strong field ligand because it increases the value of delta naught. Getting the point? Yes. Now case 2. Now beta we have case 2. You will see again I am having these orbitals. This gap is delta naught and you will see if it depends on the ligand as well and the metal ion as well. If delta naught is less than pairing energy, yes, so beta you will see pairing करना बड़ा मुश्किल है भाई, क्या आसान है, give me answer. What is the easy task? To go upside. It is easy to go upside than pairing. So you will see you have 1 electron, 2 electron, 3. So beta we will go upside. It is easy for an electron to go upside instead of doing pairing. अगर ये गैप छोटा सा है तो इलेक्ट्रॉन इजीली ऊपर जा सकता है। यस, सो पेयरिंग चांस क्या है, लेस, एंड इट विल हैपन मेनली इन केस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड। ये होगा इन केस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड। ओके, now we will see how pairing will be done or not, and now you have to write some electronic configuration. I will give you some of the configurations and we have to fill it according to the given situation. Okay, now we will see. So बेटा हमने देखा कि 2 केस हैं, एक होगा मेनली जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है
और एक होगा मेनली जब हमारे पास है वीक फील्ड लिगेंड। सो पेयरिंग कब होगी और पेयरिंग कब नहीं होगी, इट डिपेंड्स। आई एम सेइंग इट अगेन, व्हेन डेल्टा नोट इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, so pairing is easy, so go for pairing. But if delta node is less than pairing, the electron will go upside. It is easy to go upside. Okay beta, so I am taking some examples here again, like we have complex ion with metal, or I will say with D6 metal ion configuration. Yes beta, so we will try to fill the electrons in orbitals in both the cases. Okay, so I have D6 metal ion. Okay beta, so assume in the first case, as I said, if I'm saying delta node is greater than pairing, so what is easy task? What is easy task? Pairing is more easy than to go upside. D6 we have it a 1 2 3, pairing is easy 4 5 6. so ये कन्फिगरेशन है हमारे D6 मेटल आयन की। अगर हमारे पास है ये सिचुएशन, मीन्स strong filled ligand, we have strong filled ligand. It's better, get the point. Now what is the configuration? This is T2G. okay, this is our T2G, it is our EG. so I will say we have T2G 3 electrons and EG 0 electrons. Very important question. Last year in the NEET they asked this type of question. I will say they asked the same question just this year. Okay beta, so T2G3 and EG0. अगर मैं एक दोबारा एग्जांपल लूँ, सेम मेटल आयन बट डिफरेंट सिचुएशन, we have a different situation. so what will happen? You will see it's beta our EG orbital, T2G orbital, and here we have if delta node is less than pairing. So yes, tell me which one is easy task? To go upside is easy than pairing, because pairing needs a lot of energy here. So what will happen? First electron, second electron, third electron, fourth, fifth, and then beta 6 1 will come here. So what is the configuration here? The configuration is T2G. How many electrons? 4. And how many beta in EG? 2 electrons. Okay, so you can see easily how we can fill the orbitals with the electrons according to given situation. Strong field ligand, pairing chances are more. Weak field ligand, less pairing chances. Okay, one more question you can cover from here only. Tell me, is there any unpaired electron? No. So definitely if such situation is there, you will have diamagnetic nature of your complex. It is diamagnetic. Whereas here, look at this, we have 2 unpaired electrons. Yes, so what is the nature of this? We have paramagnetic nature. Again NEET question, they will ask you nature. So filling of electrons in these orbitals in this scenario gives you simply configuration questions as well as the paramagnetic or diamagnetic behavior. Okay, so very easy beta. Okay, now we are moving to next point, that is crystal filled stabilization energy. Okay beta, look at this carefully. We have crystal filled stabilization energy. Third kind of question which can come beta through this theory, they can ask you to find crystal filled stabilization energy. In short, it is CF beta SC.
It is CFSC. So what do we have here? Look at this carefully. So basically, if you look at the definition of CFSC, CFSC is the energy difference in ligand field. It is the energy in ligand field, means unsymmetrical field actually, and minus energy in symmetrical field. Okay, because we know in start we have taken two cases, when we get symmetrical field and when we get ligand field, unsymmetrical field. It was just a hypothetical situation and it is actually your real situation. तो भाई एनर्जी क्या होगी अगर इलेक्ट्रॉन्स फिल किए गए स्प्लिटेड ऑर्बिटल्स में, और एनर्जी क्या होगी जब हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करें symmetrical field in degenerate orbitals. So their difference is known as CFSC, crystal field stabilization energy. Okay, now we will see some of the cases here. Okay, now you will see बेटा CFSC, अगर हम NCERT देखें तो CFSC का फॉर्मूला है, but it is given in short, but we have to add something. Okay, some extra thing which is not given in NCERT. Okay, so first of all, भाई इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आई एम सेइंग हियर minus of 2/5 number of electrons in T2G orbitals because they have less energy than expectation, plus of 3/5 electrons in EG orbital. Yes बेटा, and into delta naught. So this is given in NCERT and in normal books, but we have to add something here. It is also important. Okay, so what is that? Listen up carefully. So it is the energy plus beta, we can't leave the pairing energy as well. So I'm writing here M into P. P is pairing energy, and what is M here? M is pairing, extra pairing, I will say extra pairing done because of ligand only. भाई अगर ligand के कारण एक्स्ट्रा पेयरिंग है तो वो हमें लेना है, काउंट करना है यहाँ पे, बिकॉज ऑफ ligand field. Okay, so I'm taking an example here, very simple example, and you will try to understand from this. For example, I have D6 metal ion. We have D6 metal ion. Okay, and we have it. They have given us strong field ligand, and more important, they have given a situation where delta naught is greater than pairing. Okay, so now I am trying to draw the real diagram. Listen beta, to understand this scenario. Metal ion, this is the energy when ligands approach but provide symmetrical field. It is the energy in real situation, means when ligands beta produce unsymmetrical field. Normal metal ion, d orbitals in symmetrical field, d orbitals in unsymmetrical field. D6, okay? Now listen up, I am filling these 6 orbitals, 6 electrons in the orbitals when I have symmetrical field. Symmetrical means degenerate orbitals. So I will say 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes. So it is the configuration if I have symmetrical field of ligands. But actually we have unsymmetrical field. Yes. So beta, look at this. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Because pairing is easy then to go upside. So it is the filling in hypothetical symmetrical field. It is the real filling of electrons because we have splitting of orbitals. Tell me, yes, how many extra pairing are there? Symmetrical field, unsymmetrical field. How many extra pairing? 1, 2, 3. How many pairing? 1.
So it have two extra pairing, and this pairing is occurring because of ligand only. If you have symmetrical field, then only one pairing. So we have extra 2p. Now beta, if you go for CFSC, okay, we are trying to find CFSC, that is minus of 2 by 5 into how many electrons? 6 plus of 3 by 5 into how many electron beta? 0 into delta naught, and plus how many extra pairing? How many extra pairing? 2p. How many extra pairing? 2. I'm not talking about total pairings. 2 are extra pairing because one pairing will happen whatever is the ligand. 2 pairing extra because of strong field ligand. Solve it. Answer is minus of 12 by 5 delta naught plus 2p. Okay beta. Again a neat question. So you can see how easily we are able to find this. And just I will take just last 2 minutes to finish this. Okay. So now we'll see one more type of question can come. How they can trick us. You have to be careful what they are asking. Okay beta, so be careful. I gave you the CFSC shortcut formula. Okay, you can use it directly in the NEET exam. Okay, very important shortcut. But if you go in detail little bit, so beta CFSC was the difference, yes, in the energy of electrons in ligand field is beta minus energy of electrons in symmetrical field, yes, isotropic field we can say. So now you can see beta energy of electrons in ligand field. You can see from here what do we have? What we got? Minus 2 by 6 into of 6 plus 3 by 5 into 0 into delta naught plus how many pairing are there? 3p. How many pairing? 3p. So it is the energy in ligand field. Okay. Now what is the energy in symmetrical field? 6 into 0 because it is our Berry center. It is our Berry center. Plus how many pairing? 1 pairing. 1 into p. So it is beta, actually it is CFS. You will see you get the same answer 3p minus p. 2p you will get. So be careful what they are asking. If they are asking you CFSC, then you have to take the extra pairing. That means 3p minus p will come, 2p. But if they are asking only energy, find the energy. So beta, they are asking energy in normal ligand field and we have to take what? 3p. Because CFSC is difference between energy in ligand field and minus symmetrical field. But if they are asking only energy, then beta be careful, you have to take all the pairing. In CFSC, you have to take the extra pairing. Got the point? So this is it. Okay beta, you can see we have done so many of important questions through only one theory. Okay beta, bye, see you.